Hello friends, welcome to Study Spark YouTube family. Today we are going to start solid waste management and municipal waste management MCQs. हमने इससे पहले बोर्ड पे म्यूनसिपल वेस्ट मैनेजमेंट की पढ़ाई कर ली है और भी प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो 5-6 वीडियो हैं, उन्हें आप जरूर देखेंगे। मैंने कहा था कि हमारा जो क्लास होता है वो 3 लेयर में होता है। पहला हम क्लास में बोर्ड पे पढ़ा देते हैं, दूसरा MCQ करवा देते हैं और थर्ड उसका PDF भी करवा देते हैं। इससे क्या होता है कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसी कड़ी में हम शुरू करते हैं MCQ। फर्स्ट क्वेश्चन है, द एरोबिक मेथड ऑफ मैकेनिकल कंपोस्टिंग प्रैक्टिस्ड इन इंडिया इज कॉल्ड। भारत में प्रचलित यांत्रिक खाद बनाने की वायुजीवी विधि को क्या कहा जाता है? सबसे पहले हमने पढ़ा था एरोबिक मेथड के बारे में क्लास में, तो वहाँ हमने बोला था कि वायु की उपस्थिति में जिसका निपटान किया जाता है उसे हम एरोबिक बोलते हैं। वायु की जगह पे आप करेक्शन एक कर लीजिएगा, ऑक्सीजन कर लीजिएगा। एरोबिक मेथड में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है और जो एन एरोबिक होता है वहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, नॉन ऑक्सीजन हो जाता है वहाँ पे। तो जहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में कचरे का निपटान किया जाएगा उसे एरोबिक मेथड बोलेंगे, और जहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कचरे का निपटान किया जाएगा उसे एनएरोबिक मेथड कहा जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था इंदौर मेथड में एरोबिक मेथड का उपयोग किया जाता है, और साथ ही साथ जो ये बेंगलोर विधि है, बेंगलोर मेथड है, वहाँ पर एनएरोबिक मेथड का यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन देखिए आप, दी एरोबिक मेथड पूछ रहा है यहाँ पे, एरोबिक मेथड, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर विधि। ओके, इसका डिस्कशन कर लेते हैं। There are mainly two methods, Indore and Bangalore method, adopted in India for decomposition of solid waste generated. The main difference between Indore method and Bangalore method for decomposition of MSW stand for municipal solid waste is given below. First Indore method and second Bangalore method. कहा जाता है भारत में मुख्य रूप से 2 विधियां हैं, एक है इंदौर और दूसरा है बेंगलोर विधि, जो घन कचरे के अपघटन के लिए अपनाया जाता है। MSW के अपघटन के लिए इंदौर विधि और बेंगलोर विधि के बीच मुख्य अंतर नीचे दिया गया है। इंदौर विधि है और बेंगलोर विधि कहता है, डीकम्पोजिशन ऑफ MSW बाय कंपोस्टिंग इज डन एरोबिकली। इंदौर मेथड में क्या होता है, खाद द्वारा MSW का जो अपघटन होता है, जब भी मैं MSW बोलूँ तो इसका मतलब समझ लीजिएगा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ओके, तो खाद द्वारा MSW का अपघटन एरोबिक रूप से किया जाता है यहाँ पे, ऐसा कहने का सेंस यही है। वहीं पे बेंगलोर मेथड में कहता है डीकम्पोजिशन ऑफ MSW बाय कंपोस्टिंग इज डन एनएरोबिकली, यानी कि खाद द्वारा MSW का अपघटन वायुजीवी रूप से किया जाता है। यहाँ पे अवायु हो जाएगा, अवायुजीवी। ओके, ये मिस्टेक है एनारोबिक का। तो जब भी वायवीय या एरोबिक बोला जाएगा तो इंदौर मेथड हम करेक्ट कर देंगे, और जब भी अवायवीय एनारोबिक बोला जाएगा तो बेंगलोर मेथड बोल देंगे। यहाँ पे इंदौर विधि में 2 से 3 महीने लगते हैं कचरे के अपघटन में, वहीं पे बेंगलोर विधि में 5 से 6 महीने लगते हैं। और यहाँ पर मिश्रण बनाना या तो मशीन से या हाथ से सुनिश्चित किया जाता है, और बेंगलोर विधि में मिक्सर नहीं बनता है, नो मिक्सिंग इज डन। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज टू इंश्योर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज बाय। रोगजनक जीवाणु का पूर्ण नाश सुनिश्चित करने के लिए कूड़े के निपटान का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन, भूमि निपटान, लैंड डिस्पोजल, इंसिनरेशन, दाह या जलाना, पल्वराइजेशन, पीसना, और मैकेनिकल कंपोस्टिंग, यांत्रिक खाद। हम लोग सभी विधि को एक एक कर पढ़ चुके हैं। लैंड डिस्पोजल क्या होता है, लैंडफिल के थ्रू, इंसिनरेशन क्या होता है, भस्मीकरण, पल्वराइजेशन पीस करके जो हम लोग उसका करते हैं निपटान, मैकेनिकल कंपोजिशन, यांत्रिक खाद, सब पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, वो पूछ रहा है कि डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज टू इंश्योर कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जो रोगजनक जीवाणु है, जो बैक्टीरिया जिससे रोग पैदा होता है, उस टाइप का जो कचरा है, उसके नाश के लिए कौन सा विधि सबसे अच्छा तरीका है? तो सीधा सीधा भाई बात हम जानते हैं, लाइफ में एक ही चीज़ है, किसी चीज़ में आग लग जाए, अगर जल जाता है तो उसका सत्यानाश हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता।
कहते हैं ना, आग लग जाने के बाद जो भी चीज़ होती है उसे हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो एक नया रूप ले लेता है। तो किसी भी चीज़ में को जला दो तो वो क्या होता है, पूर्णतः नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया को नष्ट करने का, जो भी रोगजनक जीवाणु है, जो कूड़ा है, उसको नष्ट करने का जो बेस्ट तरीका होना चाहिए वो होना चाहिए इंसिनरेशन, जिसको दाह बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2, भस्मीकरण भी बोलते हैं इसको, ये करेक्ट हो जाएगा। एक एक ऑप्शन को हम लोग अब यहाँ पे डील करते हैं। पहला था लैंडफिल, अपशिष्ट भराव या गाड़ना। लैंडफिल रेफर्स टू द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल बाय बरिंग इट। अपशिष्ट भराव शब्द का तात्पर्य गाड़ कर अपशिष्ट सामग्री के निपटान से है। इट इज एन एक्सटेंडेड स्टोरेज एरिया फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यह अजैव निम्नीकरण कचरे के लिए एक विस्तारित भंडारण क्षेत्र है। Landfill is an area which prevent contamination from the waste entering the area surrounding by soil and water, and it also helps to reduce odor and pests. अपशिष्ट भराव क्षेत्र एक क्षेत्र है जो मिट्टी और पानी द्वारा आसपास के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले कचरे से संदूषण को रोकता है और यह गंध और कीटों को कम करने में भी मदद करता है। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं दाह की, इंसिनरेशन की, भस्मीकरण की। दिस मेथड इन्वॉल्व्स बर्निंग ऑफ इन अ फर्नेस अंटिल द वेस्ट्स आर टर्न इनटू एसेस। इस विधि में ठोस कचरे को भट्टी में तब तक जलाना शामिल है जब तक कि कचरा राख में न बदल जाए। इन दिस प्रोसेस द combustible portion of the waste is combined with oxygen forming carbon dioxide and water which are released into the atmosphere. इस प्रक्रिया में कचरे के दहनशील हिस्से को ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाया जाता है जिसे वायुमंडल में मुक्त किया जाता है। Incinerators are made in such a way that they do not give off extreme amount of heat when burning solid wastes. भट्टी इस तरह से बनाई जाती है कि ठोस अपशिष्ट जलाने पर भी वे अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा मुक्त नहीं करते हैं। Suitable temperature and operating conditions are required to achieve for incineration. दाह करने के लिए उपयुक्त तापमान और संचालन स्थिति आवश्यक होती हैं। It reduces the volume of waste up to 20 or 30% of the original volume. यह मूल मात्रा के 20 या 30% तक कचरे की मात्रा को कम कर देता है। This method of solid waste management can be done by individuals, municipalities and even institutions. Next है pulverization, जिसका मतलब होता है पीसना। It refers to the action of crushing and grinding heavier solids into the lighter solids. यह भारी ठोस को कुचलकर और पीसने की क्रिया द्वारा हल्के ठोस में परिवर्तित करने को संदर्भित करता है। कंपोस्टिंग, खाद। It is a natural biological process carried out under controlled aerobic conditions required oxygen. Okay? यह एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है जिसे नियंत्रित वायुजीवी स्थितियों ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है के अंतर्गत किया जाता है। In this process, various microorganisms, including bacteria and fungi, break down organic matter into simpler substances. इस प्रक्रिया में जीवाणु और कवक सहित विभिन्न सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थों को सरल पदार्थों में विभाजित करते हैं। The effectiveness of the composting process is dependent upon the environmental conditions present within the composting system, that is oxygen, temperature, moisture, material disturbance, organic matter and the size and activity of microbial populations. खाद बनाने की प्रक्रिया की प्रभावशीलता खाद्य प्रणाली के अंदर मौजूद पर्यावरणीय स्थितियों अर्थात ऑक्सीजन, तापमान, नमी, सामग्री का विक्षोभ, कार्बनिक पदार्थों और सूक्ष्मजीवी आबादी के आकार और गतिविधि पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम CN रेशियो इन अ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंपोस्ट इज। ओके, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट खाद में अधिकतम CN रेशियो का अनुपात होता है। हमने पढ़ाया है अच्छे से बोर्ड पर। इस क्वेश्चन को आप देखते ही मार दीजिएगा, गोली मार दीजिएगा, इस क्वेश्चन को तुरंत बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए 10:1 जो रेशियो है CN का वो नहीं होगा क्योंकि जो मैच्योर कंपोस्ट के लिए हमारे पास होना चाहिए 14.5, ये दोनों का रेशियो होना चाहिए जो कि हमने पढ़ाया है। और 14.5 to 25
जो होता है इसका CN वैल्यू 25.1 तक 14.51 है और वहाँ से लेकर 25:1 CN रेशियो जो होता है उसको हम बोलते हैं आइडियल कंपोस्ट की श्रेणी में रखते हैं। तो अधिकतम हो सकता है 25:1 और 30:1 जो हो जाता है वो अनस्टेबल होता है और 14.5 to 25:1 जो CN रेशियो होता है ये स्टेबल कंडीशन होता है। तो हमारे लिए जो उपयुक्त आंसर होगा इसी के बीच में होगा। तो 10:1 पहले कट गया, 30:1 ये अनस्टेबल कंडीशन हो जाता है और 40:1 30-50 हमने पढ़ा था। 30-50 जो होता है डाइजेस्टिव वेस्ट के लिए इसका CN रेशियो होता है। तो 40:1 ये तो डाइजेस्टिव में चला जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20:1। 20:1 इज द मैक्सिमम CN रेशियो इन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देख लीजिए, अब सीधा वन लाइनर पढ़ते तो सर जो पढ़ा कर भेजते आप वही जाकर मार देते वहाँ पे, फिर हो जाता क्वेश्चन आपका गलत। बोलते मैंने तो सही मारा था, फिर गलती कैसे हो गया। तो हमें क्वेश्चन देखना है, ऑप्शन देखना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। अब एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। द CN रेशियो ऑफ द MSW compost was 14.1. The CN ratio determines the extent of composting and degree of compost maturity. अभी मैंने बात करी थी MSW जब हम बोले तो समझ लीजिए म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट खाद का CN अनुपात 14.5 था। CN अनुपात खाद की परिपक्वता की डिग्री निर्धारित करता है। The CN ratio narrows down as nitrogen remains in the system while some of the carbon is released as CO2a. C:N ratio of greater than 25 likely indicated stable compost. It is a general indicator of whether a compost will rob plant roots nitrogen. C:N अनुपात कम हो जाता है क्योंकि प्रणाली में नाइट्रोजन रह जाता है जबकि कुछ कार्बन CO2 के रूप में मुक्त हो जाता है। C:N अनुपात ग्रेटर देन 25 संभावित रूप से स्थिर खाद की ओर सूचित करता है। यह एक सामान्य संकेतक है कि क्या खाद पौधे की जड़ को नाइट्रोजन से वंचित कर देगी। देखिए ये सब कॉन्सेप्ट सब हमने क्लास में बताया है। अगर आपने किया है हमारा ये वीडियो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट वाला क्लास अगर किया है आपने यूट्यूब पे देखा है तो आप आसानी से आंसर कर देंगे। यहाँ पे अब हम आदर्श खाद के बारे में बोलते हैं। अभी जो हमने 25:1 या 45:1 के बारे में बात की थी तो वहाँ से हम बात कर रहे हैं आइडियल कंपोस्ट की। द आइडियल फिनिश्ड कंपोस्ट शुड हैव एन CN रेशियो बिटवीन 15:1 एंड 25:1। कह रहा है 15:1 से 25:1 के बीच आदर्श तैयार खाद का अनुपात होना चाहिए, CN रेशियो होना चाहिए। High CN ratio greater than 30:1 indicates non-stability of the compost and low CN ratio indicates the low organic matter or high N content in compost. हमने बताया था उच्च CN अनुपात greater than 30:1 खाद अस्थिरता को इंगित करता है और निम्न CN अनुपात खाद में कम कार्बनिक पदार्थ या उच्च N सामग्री को इंगित करता है। ये भी हमने बता दिया था। आइडियल कंपोस्ट feed stock mixture should have an initial CN ratio of about 30. During the compost process, the CN ratio decreased and the rate of decrease is dependent on the ratio in the beginning process and on the composting materials. आदर्श खाद फीड स्टॉक मिश्रणों का प्रारंभिक CN अनुपात लगभग 30 होना चाहिए। खाद प्रक्रिया के दौरान CN अनुपात कम हो जाता है और कमी की दर प्रारंभिक प्रक्रिया में अनुपात और खाद की सामग्री पर निर्भर करता है। ये तो चलिए बुकिश लैंग्वेज है, लेकिन हमने अपनी भाषा में आपको अच्छे से समझाया हुआ है। ये आप क्लास देख सकते हैं। CN रेशियो ऑफ द डाइजेस्टिव मटेरियल शुड बी बिटवीन 30:1 फॉर ऑप्टिमम डाइजेशन। पाचक सामग्री का CN अनुपात इष्टतम पाचन के लिए 30 से 50 के बीच होता है। एज पर CPCB हाउ मच सॉलिड वेस्ट इज जनरेटेड पर कैपिटा पर डे इन लार्ज सिटीज। ये CPCB का फुल फॉर्म क्या होता है? C फॉर सेंट्रल और P फॉर पॉल्यूशन और C फॉर कंट्रोल और B फॉर बोर्ड। तो आप बोल सकते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इनके अनुसार बड़े शहरों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना ठोस कचरा उत्पन्न होता है? बड़े शहरों में 0.5 kg होता है इसका करेक्ट आंसर। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सॉलिड वेस्ट कैन बी कैटेगराइज्ड इन दी फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। फर्स्ट म्युनिसिपल वेस्ट, सेकेंड इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड थर्ड होता है हजार्डस वेस्ट। ठीक है,
खतरनाक अपशिष्ट। कहता है ठोस कचरे को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला नगर पालिका अपशिष्ट कचरा, दूसरा है औद्योगिक अपशिष्ट या औद्योगिक कचरा, और तीसरा है खतरनाक अपशिष्ट। नगरपालिका अपशिष्ट में है इनमें खाद्य अपशिष्ट, कचरा, राख और अवशेष, विध्वंस और निर्माण अपशिष्ट, उपचार संयंत्र अपशिष्ट और कुछ विशेष अपशिष्ट शामिल है। These includes food waste, rubbish, ashes and residues, demolitions and construction waste, treatment plant waste and some special waste. वहीं अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करें, वेस्ट arising from industrial activities and it typically includes rubbish, ashes, demolition and construction waste, hazardous waste and some special waste. औद्योगिक वेस्ट औद्योगिक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट और इसमें आमतौर पर कचरा, राख, विध्वंस और निर्माण अपशिष्ट, खतरनाक अपशिष्ट और कुछ विशेष अपशिष्ट शामिल होते हैं। वहीं बात करें हजार्डस वेस्ट की, वेस्ट दैट पोज ए सब्सटेंशियल डेंजर इमीडिएटली और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टू ह्यूमन, प्लांट और एनिमल लाइफ। दे कैन बी रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, केमिकल्स, बायोलॉजिकल वेस्ट, फ्लेमेबल वेस्टेज एंड एक्सप्लोसिव्स। खतरनाक अपशिष्ट वे अपशिष्ट हैं जो मानव, पौधे या पशु के जीवन के लिए पर्याप्त या तुरंत समय पर एक बड़ा खतरा पैदा करते हैं। वे रेडियोधर्मी पदार्थ, रासायन, जैविक अपशिष्ट, ज्वलनशील अपशिष्ट और विस्फोटक हो सकते हैं। CPCB सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार जो छोटे शहरों में उत्पन्न ठोस कचरा है वह है 0.1 kg प्रति व्यक्ति। वहीं पे जो मीडियम सिटीज़ है वहाँ पे 0.3 to 0.4 kg पर कैपिटा पर डे है मध्यम शहरों में। वहीं बड़े शहरों में जो उत्पन्न होने वाला कचरा है 0.5 kg प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। तो आंसर हमारा था बड़े शहरों में, तो हम 0.5 kg प्रतिदिन कर सकते हैं। क्वेश्चन एक है, लेकिन ये जो आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, अपने आप में 10 क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पोजल ऑफ द स्क्रीन इज डन बाय। स्क्रीन का निपटान किसके द्वारा किया जाता है? सेडिमेंटेशन, फ्लोकुलेशन, फिल्ट्रेशन, इंसिनरेशन। तलछट, उन्नन, निस्यनंदन, जलाना, सब पढ़ा हुआ है। आप सीधा इसको देखेंगे और आपने स्क्रीनिंग पढ़ा होगा कि जब हम कचरे का निपटान कर रहे होते हैं तो फर्स्ट जो प्रोसेस होता है वो स्क्रीन होता है, और वहाँ पर स्क्रीनिंग के टाइम में बड़े बड़े छड़ या जाली के द्वारा जो बड़ा कचरा होता है, जो बड़ा वेस्ट होता है, उसको इस जाली के द्वारा रोक लिया जाता है। आप अपने बाथरूम में भी देखते हैं जाली लगा कर रखते हैं, जो पानी सिर्फ जाता है और जो वेस्टेज होता है बड़ा वाला यहीं पे रुक जाता है। उसी टाइप का यहाँ पे जाली लगा होता है फर्स्ट स्क्रीन में, और बड़ा कचरा जो यहाँ पर इकट्ठा होता है, जो इससे क्षमता है, उसको हम जो उसका डिस्पोजल करते हैं वो करते हैं इंसिनरेशन के थ्रू, जला कर करते हैं उसको। ओके, आंसर हो जाएगा 4, जलाना, इंसिनरेशन। Screen are used to stop the flow of larger particles like paper, faces, garbage, leaves इत्यादि। स्क्रीन का उपयोग बड़े कणों जैसे कागज, मल, कचरा, पत्तियां आदि के प्रवाह को रोकने के लिए किया जाता है। These are removed by raking and disposal is done by incineration as it may produce high calorific value। इन्हें रेकिंग द्वारा हटा दिया जाता है और निपटान जला कर किया जाता है क्योंकि यह उच्च कैलोरी मान उत्पन्न करता है। वही बात करें फ्लोकुलेशन की, पूरे ऑप्शन का हम डिस्कशन कर रहे हैं। उर्नन, इट इज द प्रोसेस बाय विच फाइन पार्टिकुलेट्स आर caused to clump together into a flock. The flock may then float to the top of the liquid and settle to the bottom of the liquid, sedimentation। इसे सेडिमेंटेशन भी बोलते हैं, जो नीचे बैठ जाता है गाद कचरे का, उसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं। फ्लोकुलेशन क्या होता है कि पानी जो होता है ना, पानी उसमें जो कचरा होता है देखते होगा ऊपर ऊपर में तैरते रहता है कचरा, उसको हम उड़न के द्वारा करते हैं। अच्छा, सेडिमेंटेशन को तलछट बोलते हैं। उड़न, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा महीन कणिका को एक फ्लॉक में एक साथ क्लम्प किया जाता है। फ्लॉक तरल के ऊपर तैर सकता है और बाद में तरल के तलछट में नीचे बैठ सकता है। अच्छा, फिल्ट्रेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पार्टिकल्स एंड फ्लूइड इन अ सस्पेंशन वेयर द फ्लूइड कैन बी अ लिक्विड और अ गैस और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। निस्यनंदन या फिल्ट्रेशन, यह एक निलंबन में कणों और द्रवों को अलग करने की प्रक्रिया है जिसमें द्रव एक तरल, एक गैस या एक सुपर क्रिटिकल तरल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन है
Pyrolysis is an exothermic process which takes place in the absence of oxygen. देखिए सबसे बड़ी बात कि पायरोलाइसिस जो है वो एक्सोथर्मिक नहीं है, वो इंडोथर्मिक है प्रोसेस, इंडोथर्मिक है। तो पहला ही इसका ऑप्शन एक्सोथर्मिक गलत हो गया। दूसरा ये कहता है टेक प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये करेक्ट लाइन कह रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो होता है ये पायरोलिसिस की प्रक्रिया, लेकिन एक्सोथर्मिक नहीं होता है, इंडोथर्मिक होता है। सेकेंड ऑप्शन कहता है पायरोलाइसिस इज एन इंडोथर्मिक, ये सही बोल रहा है। पायरोलाइसिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये सही बोल रहा है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इंडोथर्मिक है, ये करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। फिर थर्ड देखना ही नहीं है। थर्ड में क्या बोला है, पायरोलाइसिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस विच टेक प्लेस इन द अबंडेंस ऑफ ऑक्सीजन, अबंडेंस मतलब प्रचुरता, ऑक्सीजन वहाँ पे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। और इंडोथर्मिक प्रोसेस सही बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है ऑक्सीजन की प्रचुरता उपस्थिति में, गलत हो जाएगा। यहाँ पे कंबस्टन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोल रहा है, ये तो सरासर गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 का। हम पायरोलाइसिस पीसना और कर्तन भी बोलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। It is the process in which most of the organic matter upon heating in an oxygen-free atmosphere splits through a combination of thermal cracking and condensation reactions into gaseous, liquid and solid fractions. वास्तविक रूप में ये ठोस कचरे के निपटान के तरीके नहीं हैं। इनका उपयोग केवल भारी ठोस को हल्के में या तो काटने या फाड़ने की क्रिया, कतरन या पोषण की क्रिया, पल्वराइजेशन द्वारा परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। वही अगर बात करें दी प्रोसेस टिपिकली ऑकर्स एट टेम्परेचर अबव 430 डिग्री सेल्सियस एंड 800 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड अंडर प्रेशर। तो कहते हैं कि ये जो पायरोलाइसिस की प्रक्रिया है, इसके थ्रू जो कचरे का निपटान किया जाता है, उसमें जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 430 डिग्री सेल्सियस में अगर पूछेगा तो, वहीं फ़ारेनहाइट में पूछ लेगा तो 800 डिग्री हम बोलेंगे फ़ारेनहाइट में कि टेम्परेचर होना चाहिए। पायरोलाइसिस इट simultaneously involves the change of physical phase and chemical composition and is an irreversible process, so it is an endothermic process. Okay, तो ये जो होता है ना केमिकल कंपोजिशन और जो फिजिकल उसका फेज होता है उसको चेंज करता है पायरोलाइसिस, और ये एक इंडोथर्मिक प्रक्रिया है। This method is suitable for the disposal of solid waste which possess high calorific value but is comparatively costlier than other methods of disposal। कहता है कि ये जो होता है ना, ये उस सॉलिड वेस्ट के लिए सुटेबल है जो हाई कैलोरीफिक वैल्यू का है, लेकिन ये जो पायरोलिसिस प्रक्रिया है ये काफ़ी कॉस्टलियर है अदर जो भी मेथड है डिस्पोजल के, उसके अकॉर्डिंग, उसके कंपैरिजन में पायरोलिसिस काफ़ी कॉस्टलियर मेथड है। बात करते हैं ऑटोक्लेव की। यह एक निम्न उष्मातापीय प्रक्रिया है जिसका उपयोग जैव चिकित्सा अपशिष्ट के निपटान के लिए किया जाता है, जिसमें नियंत्रित तापमान और दाब की स्थिति में वाष्प को इसके ऊपर से गुजारा जाता है ताकि इसका कीटाणु शोधन किया जा सके। ओके, चिकित्सा में होता है, आप देखते होइएगा ऑपरेशन का बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट होता है, उस सबको भी देखते हैं। ऑपरेशन से पहले क्या करता है, उसको बहुत गर्म किया जाता है, तो भाप से भी जो वाष्प होता है, वेपर होता है, उससे भी बैक्टीरिया नष्ट होता है। सैनिटरी लैंडफिल मेथड, ये सबसे ईजियर है एमएस यानी कि म्यूनसिपल के लिए जो लोकप्रिय विधि है ये, क्योंकि ये आसान भी है और कम कॉस्टलियर है, कम लागत में हो जाता है। सबसे ज़्यादा इसी विधि को अपनाती है, तो देखते हैं क्या है ये। This is a method of disposal of municipal solid waste. In this method, disposal of refuse is being carried out over the low lying area in the layer of approximately 1.5 meter thick. Each layer after being disposed of is properly compacted and left for at least 7 days before the application of another layer over it. ये कहता है कि ठोस कचरे का निपटान निम्नलिखित में से किसी भी विधि द्वारा किया जा सकता है। पहला है सैनिटरी भराव क्षेत्र, जो हम लैंडफिल मेथड की बात की। यह नगर पालिका के ठोस कचरे के निपटान की एक विधि है। इस विधि में कचरे का निपटान लगभग 1.5 मीटर मोटी परतों के निचले स्तर पर किया जा रहा है। निपटान के बाद प्रत्येक परत को ठीक से संकुचित किया जाता है और इसके ऊपर एक और परत के अनुप्रयोग से पहले कम से कम 7 दिनों तक के लिए छोड़ दिया जाता है। ओके, यह पूरी प्रक्रिया दृष्टिकोण में जैविक है।
This entire process is biological in approach. For optimum decomposition, moisture content of the refuse must be greater than 60%. कचरे के इष्टतम अपघटन के लिए आर्द्रता की मात्रा 60% से अधिक होनी चाहिए. This entire process completed within 2 to 12 months, after which the height of the landfill is reduced by 25 to 40%. यह पूरी प्रक्रिया 2 से 12 महीने के भीतर पूरी हुई, जिसके बाद भराव क्षेत्र जो है लैंडफिल का जो एरिया है उसकी ऊंचाई 25 से 40% तक कम हो गई. होता यह है कि जिस समय लैंडफिल के थ्रू आप कचरे का निपटान करते हैं, उसका डिस्पोजल करते हैं, तो वहाँ पे जब डंप किया जाता है कचरे को, तो गड्ढा खोदा गया, वहाँ पे कचरा डाला गया, लेयर के देख ही रहे इसमें प्रोसेस है, छोड़ा जाता है. तो जब आप डंप करते हैं तो ये ऊंचाई बना लेता है अपना कचरे का. लेकिन जब ये डिकम्पोज होने लगता है तो धीरे धीरे ये घटता है और इसकी ऊंचाई घटने लगती है. नेक्स्ट है कंपोस्टिंग. This is also a biological method of disposal of solid waste in which decomposition of the organic matter can be carried out either in the presence of or absence of oxygen. यह ठोस अपशिष्ट के निपटान की एक जैविक विधि भी है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन किया जाता है. यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. ऑक्सीजन की उपस्थिति की जब बात कर रहे हैं तो वहाँ इंदौर मेथड की बात हो रही है. जहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की बात हो रही है तो बेंगलोर मेथड की बात हो रही है. तो दोनों मेथड के थ्रू हम करते ही है कंपोस्टिंग. ईट कंपोस्टिंग इज कैरिड आउट एरोबिकली. मिक्सिंग ऑफ द सॉलिड वेस्ट इज इंसर्ड आइदर मैनुअली और मैकेनिकली. अगर खाद बनाने का काम वायुजीवी रूप से किया जाता है तो ठोस कचरे का मिश्रण हस्तचालित या यंत्रवत रूप से किया जाता है. Aerobic composting is completely normally within 2 to 3 months and it is also known as Indore process. वायुजीवी खाद समान रूप से 2 से 3 महीने के भीतर पूरी हो जाती है और इसे इंदौर प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है. If composting is carried out and anaerobically mixing is avoided. यदि खाद तैयार किया जाता है तो एक वायुजीवीय मिश्रण से बच जाता है. Anaerobic composting is completed in normally 5 to 6 months and is also known as Bangalore process. अवायवीय खाद समान रूप से 5 से 6 महीने में पूरी होती है और इसे बेंगलोर प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है. For optimum composting, CN ratio must be in the range of 30 to 50. इष्टतम खाद के लिए CN अनुपात 30 से 50 की सीमा में होना चाहिए. और ये 30 से 50 जो होता है डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है, जहाँ पे खाद जो है जो पाचन प्रक्रिया वाला है खाद, उसके लिए CN 30 to 50 होता है. हमने पल्वराइजेशन पढ़ लिया है, ऑटोक्लेव भी पढ़ लिया है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, आप देख लीजिएगा एक बार. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंगलोर एंड इंदौर प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग आर विच ऑफ द फॉलोइंग. कंपोस्टिंग की बैंगलोर और इंदौर की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है. बोथ एनारोबिक प्रोसेस, anaerobic process and aerobic process respectively, and last है aerobic process and anaerobic process respectively. देखिए, बैंगलोर मेथड हमने पढ़ा है एनएरोबिक होता है, तो ऑप्शन में पहले जहाँ एनारोबिक होगा पहले वो होगा. तो एनारोबिक हमको यहाँ दिख रहा है एनारोबिक प्रोसेस, और इंदौर प्रोसेस में एरोबिक होता है, हमने पढ़ा है. तो यहाँ पे एरोबिक है, हाँ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड. कुछ देखने की जरूरत ही नहीं. बैंगलोर प्रोसेस की जब बात आएगी तो एनारोबिक, इंडोर प्रोसेस की बात आएगी तो एरोबिक प्रोसेस हो जाएगा. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3. कॉन्सेप्ट जान लेते हैं. बैंगलोर मेथड, इट इज एन एरोबिक मेथड कन्वेंशनली कैरिड आउट इन पिट्स. इन द बैंगलोर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग, ड्राई वेस्ट मटेरियल ऑफ 25 cm thick is spread in a pit and a thick suspension of a cow dung in water is sprinkled over for moistening. बैंगलोर विधि एक अवायवीय विधि है जिसे पारंपरिक रूप से गड्ढे में तैयार किया जाता है. कंपोस्टिंग की बैंगलोर विधि में 25 सेंटीमीटर मोटी सूखी अपशिष्ट सामग्री को एक गड्ढे के रूप में फैलाया जाता है और उस पर पानी में गोबर का एक मोटा परत नमी के लिए छिड़का जाता है. तो उसमें जब डंप किया जाता है वेस्ट, तो पहले तो 25 सेंटीमीटर तक की जो है मोटी परत उसमें गड्ढे में फैलाया जाता है और फिर ऊपर से गोबर का एक परत चढ़ा दिया जाता है ताकि क्या हो, वो डिकम्पोज हो. इंदौर मेथड में क्या होता है, ये इट इज़ एन एरोबिक मेथड. द इंदौर मेथड ऑफ कंपोस्टिंग इन पिट्स इन्वॉल्व्स फिलिंग ऑफ अल्टरनेट लेयर ऑफ सिमिलर थिकनेस एज इन द बैंगलोर मेथड.
ये कहता है इंदौर विधि एक वायवीय विधि है। गड्ढे में कंपोस्टिंग की इंदौर विधि में बेंगलोर विधि के समान मोटाई की एकांतर परतें भरना शामिल है। However, to ensure aerobic condition, the material is turned at a specific intervals for which a 60 cm wide strips on the longitudinal side of the pit is kept vacant. हालांकि वायवीय स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए सामग्री को विशिष्ट अंतरालों में पलटा जाता है, जिसके लिए गड्ढे की लंबवत बाजू पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी को खाली रखा जाता है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है स्लज बकिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय। स्लज बकिंग को हिंदी में कीचड़ स्थूलन बोलते हैं। किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन है क्लोरिनेशन, कोगुलेशन, एरेशन एंड डेंट्रिफिकेशन। क्लोरीनीकरण, स्कंदन, वातन, विनाइट्रीकरण। हमने पढ़ा है स्लज बकिंग के लिए क्लास में भी। क्लोरिनेशन आंसर होगा इसका, क्लोरीनीकरण। स्लज बकिंग होता क्या है इसको जानिए। A sludge that exhibits poor sitting characteristic is called a bucking sludge. Filamentous microorganisms, that is fungi, have been found to be responsible for a buck sludge. Filamentous microorganisms are observed due to low nutrient content, high sludge age and low FM ratio. एक कीचड़ जो खराब अस्थायीकरण विशेषताओं को प्रदर्शित करता है एक स्थूलन कीचड़ कहलाता है। फिलामेंट सूक्ष्म जीव जैसे कवक एक स्थूल कीचड़ के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं। कम पोषक तत्व सामग्री, उच्च कीचड़ वायु और कम एफएम अनुपात के कारण फिलामेंट सूक्ष्म जीवों का अवलोकन किया जाता है। नवीनतम शोध के अनुसार इन जीवों को नियंत्रित करने के लिए सबसे सफल तरीके हैं कीचड़ की आयु को कम करके 6 दिन से कम करना, वापस आने वाले सक्रिय कीचड़ का क्लोरीनीकरण करना। यदि हम कहें अगर इससे कीचड़ से हमें खाद बनाना है तो क्या करेंगे, पोषक तत्वों का संयोजन किया जाता है इसमें BOD5:N2:P के रेशियो में। तो BOD5 कितना होना चाहिए 100 और N2 कितना होना चाहिए 5 और P कितना होना चाहिए 1। मोस्ट सक्सेसफुल मेथड टू कंट्रोल these organisms as per latest search are reduction of the sludge age to less than 6 days, chlorination of return activated sludge, addition of nutrient if it is less BOD5:N2:P ratio recommends equal to 100:5:1. Next question है solid waste treatment by pyrolysis refers to. First option treating with chemical before heating, no heating, heating in presence of air, heating in absence of air. कहता है ताप अपघटन पायरोलिसिस द्वारा ठोस अपशिष्ट उपचार डैश को संदर्भित करता है। तापन से पहले रसायनों के साथ का उपचार, कोई तापन नहीं, वायु की उपस्थिति में तापन, वायु की अनुपस्थिति में तापन। हम पढ़ चुके हैं पायरोलिसिस जो होता है अब्सेंस इन एयर होता है और हीटिंग प्रोसेस। तो ये हमारा 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर 4, हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर। सैनिटरी लैंडफिल हमने पढ़ लिया है, वही चीज़ है नोट्स में हमने डाल दिया था क्योंकि ऑप्शन में देखिए यहाँ पर हमने रखा हुआ था, तो उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे दिखाया है। कंपोस्टिंग भी हम पढ़ चुके हैं, कंपोस्टिंग को भी आप देख लीजिएगा पूरा। इंसिनरेशन थर्मल पायरोलाइसिस को जानते हैं। देखिए इन दिस मेथड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट इज कैरिड आउट बाय बर्निंग इट एट ए हाई टेम्परेचर अदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इंसिनरेशन और इन अ नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन थर्मल पायरोलाइसिस। इंसिनरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, जलाया जाता है वेस्टेज को। और जो पायरोलाइसिस होता है, पायरोलाइसिस में ऑक्सीजन को का सप्लाई नहीं होता है, ऑक्सीजन के अब्सेंस में कचरे का डिस्पोजल किया जाता है। इस विधि में ठोस अपशिष्ट का निपटान उच्च तापमान पर या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भस्मीकरण होता है उसमें किया जाता है या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में थर्मल पायरोलिसिस की प्रक्रिया के थ्रू होता है। These methods are suitable for the disposal of solid waste which possesses high calorific value but is comparatively costlier than other method of disposal. कहते हैं ये विधियाँ ठोस अपशिष्ट के निपटान के लिए उपयुक्त है जो उच्च कैलोरी मान देता है लेकिन निपटान के अन्य तरीकों की तुलना में तुलनात्मक रूप से बहुत महंगा है। ये पल्वराइजेशन, ऑटोक्लेव वगैरह भी आपने पढ़ रखा है। बायोमेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल के लिए ऑटोक्लेव का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन है द मेजर कंस्टिट्यूएंट गैसेस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ लैंडफिल साइट आर। भूमि भराव स्थल से उत्पादित प्रमुख घटक गैस हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गलत है,
हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन गलत है, अमोनिया एंड हाइड्रोजन गलत है। हमारा जो आंसर होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, ये करेक्ट आंसर है। तो द मेजर कंस्टिट्यूएंट गैसेस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लैंडफिल साइट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, करेक्ट आंसर होगा। भूमि भराव स्थल से उत्पादित प्रमुख घटक गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो लैंडफिल के थ्रू जो हम कचरे का डिस्पोजल करते हैं तो वहाँ से जो गैसेज उत्पन्न होने की संभावना है वो कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। Sanitary landfills involve dumping the waste in layers and compacting them after each layer. Hence, tractor can be used very effectively for this purpose. It is simple and economical. But there is continuous evolution of fall gases which may be explosive in nature. The major constituent gases produced from a landfill site are carbon dioxide and methane. सैनिटरी भराव क्षेत्र में परतों में कचरे को डालना और प्रत्येक परत के बाद उन्हें संघनित करना शामिल है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए ट्रैक्टर को बहुत प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाता है। यह एक सरल और किफ़ायती है, लेकिन मलिन गैसों का निरंतर विकास हो रहा है जिनकी प्रकृति में विस्फोटक हो सकती है। एक भूमि भराव स्थल से उत्पादित प्रमुख घटक गैसें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। यह भराव क्षेत्र में रिसाव का कारण बनती है जो पास के भूजल को प्रदूषित करती हैं, जिससे क्षेत्र की पारिस्थितिकी प्रभावित होती हैं। ये कॉन्सेप्ट था। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा एमसीक्यू ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में और नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर करें दोस्तों के बीच। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।